हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, उसका कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सीडीपी की जो हमारी 500 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम यूपी टेट में जो सिलेबस दिया है बाल विकास का, उसके प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, उसके एमसीक्यू ला रहे हैं। तो आपके सिलेबस में ये भी दिया है शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, ये सारा आपके ऑफिशियल यूपी टेट के सिलेबस में दिया था। उस तो आज हम इन सारे टॉपिक से इन सारे बुलेट पॉइंट्स जो दिए यहाँ पर, जो आपके यूपी टेट सिलेबस में भी दिया था, इससे संबंधित एमसीक्यू लाए हैं। 100 एमसीक्यू हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालय में शिक्षा देना, सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालय प्रणाली में शामिल करना, या केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन करना। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ पर केवल होता है वो आपका ये नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसको आप काट सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, आपको बच्चों को अलग से विशेष कक्षाएं नहीं देनी है। शैक्षिक समावेशन में किसी भी विशेष कक्षा की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालय प्रणाली में शामिल करना होता है, वही आपका शैक्षिक समावेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। शैक्षिक समावेशन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, भाषा, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि या शारीरिक व मानसिक क्षमता के हों, वे एक साथ सामान्य विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, वही आपका शैक्षिक समावेशन होता है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व, पृथक्करण और विशेष वर्गीकरण। तो विश्व बंधुत्व तो कोई आता ही नहीं है हमारा, ये कोई पॉइंट है नहीं है। आपको पृथक्करण तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपका सही आंसर हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सबके लिए समान, कोई बिना किसी भेदभाव के, तो आपका सही आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता मतलब इक्विटी और समान अवसर मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के सिद्धांत पर आधारित है, जो मानती है प्रत्येक बच्चे को सीखने और अपनी क्षमता विकसित करने का अधिकार है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग के बच्चे से क्या अभिप्राय है? तो पहला ऑप्शन है जो केवल शारीरिक रूप से अक्षम है। ठीक है, केवल यहाँ आ गया तो आपका गलत हो गया। ये आपके ट्रिक, कई लोग बताते हैं ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक के भरोसे ना रहे, कुछ आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। जो केवल उच्च जातियों के गरीब बच्चे हैं, नहीं। जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं, ये भी नहीं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक अवसरों में महरूम रखा हो, महरूम मतलब पृथक रखा हो, अलग रखा हो, वो आपका वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं। अपवंचित या वंचित वर्ग के अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिन्हें उनकी सामाजिक स्थिति, गरीब, भौगोलिक दूरी या सांस्कृतिक कारणों से मुख्य विकास के मुख्य अवसरों से दूर रहना पड़ा है, वो आपके वंचित वर्ग होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। ये थोड़ा आपको पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है, इसको देखते हैं। कक्षा के लिए एक सामान्य योजना बनाना और सभी से एक जैसी उम्मीद करना। नहीं, आप सभी से एक जैसी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, केवल वाला आपका गलत हो गया। प्रधानाचार्य की सलाह क्यों लेनी है भाई साहब? तो आपका पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, आप देखते हैं कौन सा सही है। समावेशी जो शिक्षक होता है उसका मुख्य दायित्व होता है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विविधताओं को पहचानना और उनके अनुकूल अधिगम अवसर प्रदान करना, ताकि सभी अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत अस्थिबाधित
बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? ठीक है, बताइए। अस्थि बाधित मतलब जिनकी हड्डियों में विकार होता है उन्हें अस्थि बाधित कहते हैं। उनके बोलने की हकलाहट से नहीं, ये तो आपका वाक विकार आएगा। ठीक है, बोलने की समस्या आ जाएगी। उनके चलने उठने या शारीरिक अंगों के संचालन में कठिनाई से, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उनके धीमे पढ़ने की आदत से नहीं, ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, सही आपका बी वाला आंसर है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। अस्थि बा अस्थि बाधिरता हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को दर्शाती है, जिससे बच्चों की शारीरिक गतिशीलता प्रभावित होती है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान एक प्रमुख लक्षण कौन सा है? शब्दों को बार बार दोहराना। दृष्टिबाधित की बात कर रहे हैं तो बार बार दोहराने की बात कहाँ से आ गई? पढ़ते समय पुस्तक को आंखों के बहुत पास से दूर रहना, यही है आपका सही आंसर। अब हम आगे नहीं पढ़ते हैं। दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चे या तो बहुत पास लाकर पुस्तक पढ़ते हैं या आंखें सिकोड़ कर देखते हैं, जो उनकी दृष्टि संबंधी समस्या का स्पष्ट संकेत होता है। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो उसमें दृष्टि बाधिता आ चुकी है, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। आप खान पान में चेंज कर या फिर ज़्यादा समस्या है तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? खेलकूद में भाग ना ले पाना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। विचारों के आदान प्रदान या संप्रेषण की समस्या, यही सही है। जब आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप किसी भी बात को कैसे सुन पाएंगे? सुन नहीं पाएंगे तो उसकी जो बात है, जो उसने सामने वाले ने जो आप बोला है उसका जवाब कैसे दे पाएंगे? तो 7वें का बी आंसर है। सुनने की क्षमता सीधे तौर पर भाषा के विकास और मौखिक संप्रेषण को प्रभावित करती है, जिससे कक्षा की समस्या चर्चाओं में भाग लेना कठिन हो जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया आपने, बेईमानी करते हो। लैंगिक समावेशन का अर्थ क्या है? तो केवल हमने पहले बता दिया कि केवल वाला ऑप्शन आपको हटा देना है। केवल वाला ऑप्शन आपको हटा देना है, ठीक है, और केवल वाला आपको केवल हटा देना है। ठीक है, आपको देखो केवल वाले ऑप्शन हटा कर ही आपका आंसर निकला है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी रूढ़िवादिता के समान शैक्षिक अवसर देना। टीचिंग एग्जाम में कई सारे हम आंसर ऐसे ही नेगेटिव पॉइंट हटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो लैंगिक समावेशन जो है लैंगिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करता है और लड़के लड़कियों दोनों को शिक्षा, गतिविधियों और नेतृत्व के समान अवसर प्रदान करता है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन से ग्रसित बच्चे की पहचान का आधार क्या है? जल्दी बताइएगा। शरीर का अत्यधिक विकसित होना? नहीं। बहुत तेज़ी से बोलना? ये भी नहीं। आपका सही आंसर है कि औसत से काफ़ी कम बुद्धि लब्धि वाले जी और अनुकूलात्मक व्यवहार में कमी होती है, वही आपके मानसिक मंदता वाले बच्चे होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। ठीक है, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है और उन्हें दैनिक जीवन के कार्यों को सामान्य रूप से करने में भी कठिनाई होती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई आधार पर अपवंचित बच्चों के समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको दंड तो देना ही नहीं है, ठीक है। केवल वाला आप ये यहाँ से हटा देंगे। अब क्या है, उन्हें एक अलग कुछ नहीं होता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में अलग कुछ नहीं देता होता है। बच्चों की मातृभाषा को अच्छा में सम्मान देना और स्थान देना चाहिए, आपका सही आंसर होगा। बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए शिक्षक को। बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और समावेशन बढ़ता है, ठीक है। कोई बच्चा आपके बिहारी है या भोजपुरी है, तो टीचर अगर बिहारी या भोजपुरी बोलता है उसके सामने या बोलने का प्रयत्न करता है, तो बच्चे को लगता है ये तो टीचर हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो वो वाला बच्चा उस टीचर से अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर देता है।
जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए विद्यालय स्तर पर कौन सा कदम सबसे उपयुक्त है? तो बताइएगा कौन सा कदम सबसे उपयुक्त है? अलग अलग जातियों के बच्चों की अलग अलग पंक्तियाँ बनाना बिल्कुल नहीं, ये तो भेदभाव को बढ़ावा देगा। धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। केवल वाला हटा दो। सही आपका होगा सर्वधर्म समभाव पर आधारित सामूहिक सांस्कृतिक व शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, ये सबसे अच्छा हुआ। ठीक है, तो सामूहिक सहभागिता से बच्चों में आपसी तालमेल, सहानुभूति, सामाजिक एकता की भावना विकसित होती है, जिससे जातिगत एवं धार्मिक दूरियां समाप्त होती हैं। ठीक है, अब आपका आता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हैं, बताइए? तो इससे चलने में कुछ समस्या नहीं होगी, इसमें चित्र बनाने में नहीं होती है, गणित में डिस्कैलकुलिया होता है। तो डिसलेक्सिया होता है वो आपके पढ़ने और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में। ठीक है, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। कई बार आया ये क्वेश्चन, हर टीचिंग एग्जाम में आया था, जिसमें बच्चे अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, जैसे बी को डी पढ़ लेंगे और उन्हें भाषण में कठिनाई होती है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान करने का सबसे सटीक साधन क्या है? चलिए बताइएगा। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, मतलब पहचान करने का सबसे सटीक साधन क्या है? तो देखते हैं, हमने पहले बता दिया कि आपको केवल वाला हटा देना है। शारीरिक बनावट से आप नहीं पता लग सकते कि बच्चा वंचित पृष्ठभूमि का है। ठीक है, उनके कपड़ों की महंगाई से बिल्कुल नहीं, ये आपका सही आंसर होगा। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि का सतत अवलोकन करके ही आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा वंचित पृष्ठभूमि का है या नहीं। ठीक है, वंचितता एक सामाजिक आर्थिक परिघटना है, अतः बच्चे की पृष्ठभूमि और उसके जीवन अनुभवों का निरंतर अध्ययन ही सही पहचान का आधार है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप, पर्यावरण को परिवार के अनुरूप, या बच्चे को परिवेश नहीं। सही आंसर आपका व्यवस्था। आपको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा बच्चे के अनुरूप। ठीक है, तो देखते हैं, समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है कि स्कूल और उसकी संपूर्ण व्यवस्था को बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला और परिवर्तित होना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। ठीक है, तो आपके आते हैं 15वां क्वेश्चन कि बाघ बाधित स्पीच इम्पेयर्ड बाघ बाधित बच्चों के समावेशन हेतु शिक्षक को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? उन्हें कक्षा में बोलने से रोकना बिल्कुल नहीं, बोलने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, और मजाक बिल्कुल नहीं बनाना है किसी का, चाहे वो कैसे भी बोल रहा है। उन्हें केवल वाला हटा देंगे, उनके स्थान पर नहीं। सही आंसर होगा आपका धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनना चाहिए और उनके मौखिक अभिव्यक्ति के प्रयासों की सराहना करना चाहिए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखते हैं, बाड़ी दोष वाले बच्चों को यदि भयमुक्त और धैर्यपूर्व वातावरण मिले तो उनका झिझक दूर होता है और वे धीरे धीरे अपने संप्रेषण कौशल में सुधार करते हैं। 16वां सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक समावेशी शिक्षा में होनी चाहिए? सहानुभूति की जगह केवल दया भावना, केवल आ गया, चाहे वो दया भावना हो या कुछ, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता में अटूट विश्वास, ये आपका प्लस पॉइंट है। केवल वाला ये हटा देंगे, ये भी आपका गलत है। तो ये है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता में आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आपके क्लास का हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक, कोई भी बच्चा अयोग्य नहीं होता है। शिक्षक की सकारात्मक अभिवृत्ति और यह विश्वास कि हर बच्चा सीख सकता है, समावेशन की पहली शर्त है। ठीक है, 17वां सवाल देखते हैं
कि अस्थि बाधित बच्चों के लिए विद्यालय परिसर में किस भौतिक सुविधा का होना अनिवार्य है? ऊंची सीढ़ियाँ, रैंप और व्हील चेयर, ये वाला सही है। रैंप और व्हील चेयर अनुकूल शौचालय। ठीक है, अस्थि बाधित मतलब हड्डियों में, उसके हड्डियों मांसपेशियों में विकार होता है, वो आपका अस्थि बाधित होता है। ठीक है, तो ये आपका रैंप होना चाहिए स्कूल में, और व्हील चेयर अनुकूल आपका शौचालय होना चाहिए। ठीक है, तो बाधा रहित वातावरण के लिए रैंप का होना आवश्यक है, ताकि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले बच्चों को स्वतंत्र रूप से आ जा सके। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में कम देखने वाले बच्चे के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्या प्रयोग करना चाहिए? छोटे अक्षरों वाली किताबें? बिल्कुल नहीं। बड़े फॉन्ट वाली पुस्तकें और आवर्धक लेंस? यही बिल्कुल सही आंसर है। केबल वाला ये हटा देंगे। रंगहीन नहीं, रंगीन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अल्प दृष्टि वाले बच्चों को बड़े आकार के अक्षरों और मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ने में अत्यधिक सुगमता होती है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में रिसोर्स रूम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा में रिसोर्स रूम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बच्चों को परमानेंटली अलग बैठाना? नहीं, अलग की बात बिल्कुल नहीं करनी है समावेशन में। ठीक है, परीक्षा की कॉपियाँ रखने का कमरा? नहीं, केवल ये हटा देंगे। केवल बिल्कुल नहीं यूज करना आपको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में आपको अलग या विशेष चीज़ वाले सब बिल्कुल नहीं यूज करने हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट सहायता और विशेष सामग्री उपलब्ध करना, ये आपका रिसोर्स रूम होता है। ठीक है, रिसोर्स रूम में हर बच्चा विशेष होता है, तो हर बच्चे के हिसाब से उनके लिए विशेष सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, रिसोर्स रूम में विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को उनकी विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त साधन प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि बाधित बच्चे के लिए व्हील चेयर। अब आपका श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है? श्रवण बाधित का मतलब है जिसको सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता, दिखाई तो देता है ना, तो आपका साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सांकेतिक भाषा के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चे हाथों के इशारों और चेहरों के भावों से संवाद करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। TLM का पूर्ण रूप क्या है, जो समावेशी शिक्षा में व्यापक रूप से उपयुक्त होता है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, TLM का अर्थ होता है शिक्षण अधिगम सामग्री, जो पाठ को रोचक और बोधगम्य बनाती है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समेकित बाल शिक्षा योजनाओं का समावेशी शिक्षा में क्या योगदान है? केबल वाला यहाँ से हट गया, ये भी हट गया, संबंध तो है भाई, केबल वाला यहाँ से हटे। ये हमने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल नेगेटिव पॉइंट हटाए हैं, उसी में आपका आंसर निकल के आ गया है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चों की कमियों और अक्षमताओं की पहचान करने में सहायक होता है। ठीक है, समेकित बाल योजना ICDS के माध्यम से आंगनवाड़ी स्तर पर ही बच्चों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास की निगरानी की जाती है, जिससे अक्षमताओं का शीघ्र पता चलता है। आपका 23वां क्वेश्चन है कि बहुसंवेदी दृष्टिकोण, मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या अभिप्राय है? केवल देखकर सीखना? बिल्कुल नहीं, केवल हटा दो आप, परीक्षा हॉल में चुप क्यों बैठना है। दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करना का बहुसंवेदी दृष्टिकोण होता है। ठीक है, बहुसंवेदी शिक्षण में सभी इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है, जिससे मानसिक, मंद या दृष्टि, श्रवण
बाधित बच्चों को सीखने में आसानी होती है। अब 24वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता कैसे बढ़ा सकता है? जल्दी बताइएगा। कक्षा में कोने में बैठाकर गलत कमजोरियों को बार बार उल्लेख करके गलत, सामान्य बच्चों को उनसे दूर करने गलत। सही आंसर आपका पहला, कक्षा में उनके प्रति सहानुभूति पूर्ण नाटक और चर्चा आयोजित करके और उनके योगदान को सराहा कर। ठीक है। सकारात्मक परिचर्चाओं और रोल प्ले से बच्चों में सहपाठी भावना और संवेदनशीलता का विकास होता है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, लचीली मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार के बच्चों के लिए आवश्यक है? केवल अत्यंत मेधावी छात्रों के लिए नहीं। केवल वाला ये भी गया, जो कभी स्कूल नहीं जाते तो उनके लिए मूल्यांकन हम क्या करेंगे? सही आंसर आपका सभी बच्चों, विशेषकर समावेशी और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये लचीली मूल्यांकन प्रणाली सहायक होती है। ठीक है। मूल्यांकन का लचीलापन बच्चों की उनकी क्षमता के अनुसार उत्तर देने का माध्यम चुनने की आज़ादी है, जैसे मौखिक या प्रयोगात्मक। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग मतलब यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी बताइए। सभी बच्चों के लिए एक समान अवसर और कठोर मानदंड बनाना, नहीं कठोर नहीं, लचीला। अधिगम की ऐसे तरीके तैयार करना जो हर प्रकार के शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुकूल हो, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। तो देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। यूडीएल के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ध्यान रखें। यूडीएल का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिक बनाना है, जहां हर बच्चा अपनी गति और रुचि के अनुसार ज्ञान ग्रहण कर सके। ठीक। तो आपका 27वां क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा में सहकर्मी शिक्षण का क्या लाभ है? समावेशी शिक्षा में सहकर्मी शिक्षण मतलब पीयर ट्यूटरिंग का क्या लाभ है? इससे शिक्षक का कार्यभार पूरी तरह समाप्त होता है? नहीं, पूरी तरह नहीं होता। बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करके अधिक स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और सामाजिक बंधन मजबूत होता है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि सहकर्मी शिक्षण से बच्चों में सहयोग, नेतृत्व और सहानुभूति की भावना प्रबल होती है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो व्हील चेयर का उपयोग करता है उसे प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए शिक्षक को क्या प्रबंध करना चाहिए? ठीक है, बताइए। व्हील चेयर वाले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? उसे प्रयोगशाला में आने से मना कर देना चाहिए? नहीं। उसे केवल थ्योरी लिखने के लिए कहना चाहिए? नहीं। उसके स्थान पर किसी अन्य से क्या है, उसको सीखना है कि दूसरे बच्चों को सीखना है? प्रयोगशाला की मेज की ऊंचाई को व्हील चेयर के अनुकूल व्यवस्थित करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब देखते हैं, भौतिक वातावरण में उपयुक्त संशोधन करना समावेशन का कानूनी और नैतिक हिस्सा है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम सामग्री के रूप में बोलने वाली घड़ियां या टॉकिंग कैलकुलेटर किन बच्चों के लिए उपयोगी होती हैं? श्रवणबाधित या पूर्ण या आंशिक दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के? मेरे ख्याल से बोलने वाली घड़ियाँ किसको चाहिए? जिसको बोलने वाली इसको दिखाई नहीं देता। ठीक है। वो श्रवणबाधित नहीं, तो सही आंसर होगा आपका बी। टॉकिंग डिवाइसेस आवाज़ के माध्यम से परिणाम बनाते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अत्यधिक मददगार होते हैं। देखते हैं 30वां क्वेश्चन कि समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? पर्याप्त धन की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? ठीक है। उपलब्धता कहाँ है, बात हुई ना। शिक्षकों और समाज की नकारात्मक या रूढ़िवादी अभिव्यक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी बाधा है कि लोग अपनी सोच चेंज नहीं करना चाहते हैं, चाहे कितने पढ़ लिख जाएं या नौकरी लग जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी सोच चेंज नहीं करते हैं। तो व्याख्या में लिखा है कि भौतिक संसाधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानसिक दृष्टिकोण है।
यदि अभिवृत्ति नकारात्मक होगी तो समावेशन भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि समावेशित बच्चों के सतत अधिगम मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? केवल वाला डाल देंगे। ठीक है। सबसे उपयुक्त तकनीकी आपको होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा पोर्टफोलियो। ठीक है। सीसीई की फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, ध्यान रखें। सीसीई के माध्यम से बच्चों के व्यवहार, अकादमिक और सह अकादमिक दोनों पक्षों का नियमित आकलन किया जाता है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। काफी बार पूछा गया। बच्चों के अंकों के नहीं, एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का क्रमिक और व्यवस्थित संग्रह आपका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। पोर्टफोलियो बच्चे के क्रमिक विकास, उसकी योग्यताओं और सुधार के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम टूल है। ठीक है। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या है कि एक दृष्टिबाधित बच्चे के अधिगम की जांच के लिए किस टूल का उपयोग अनुचित होगा? अनुचित पूर्व संधि, उचित नहीं पूछ रहे, अनुचित। ठीक है। एक आपका दृष्टिबाधित बच्चा है, इसको दिखाई कम देता है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उसके लिए आप उसके अधिगम की जांच कर रहे हैं तो आप किस टूल का उपयोग नहीं करेंगे? ठीक है। ब्रेल आधारित परीक्षा बिल्कुल इससे ले सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डर के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना बिल्कुल। मौखिक प्रश्न उत्तर बिल्कुल। चित्र आधारित लिखित पर ये वाला नहीं कर सकते, उसे दिखाई नहीं देता तो चित्र कैसे बना सकता है? लिख सकता है। ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चा चित्रों को नहीं दे सकता, अतः चित्र आधारित परीक्षण उसके मूल्यांकन के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को पास या फेल श्रेणी में बांटना नहीं, कभी नहीं। विद्यालय की रैंकिंग तय करना नहीं। बच्चों की कमियां उजागर करना, कभी नहीं करना ये काम। सबसे अच्छा आंसर आपका है अधिगम में सुधार करना और ये समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो देखते हैं आकलन का मुख्य श्रेय ध्येय कमियों की पहचान कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना और उपचारात्मक शिक्षण देना है। अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य छात्रों को अंतिम ग्रेड देना नहीं। छात्रों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। ठीक है। देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। निदान का अर्थ ही कारणों को जानना होता है। ठीक है। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चों को कहाँ और क्या समस्या आ रही है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का वो शुरू किया जाना चाहिए निदानात्मक परीक्षण के बाद। ठीक है। पहला आंसर सही है। जब निदानात्मक परीक्षण द्वारा कमियों के कारणों का पता चल जाता है तब उन कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है। अब आपका 37वां क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में चेकलिस्ट टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल वाला ये हटा देंगे। ठीक है। स्कूल से नहीं निकालना है, फीस भरना। सही आंसर आपका है बी। किसी विशिष्ट व्यवहार या कौशल की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्ज करने के लिए आपका चेकलिस्ट टूल का उपयोग होता है। ठीक है। चेकलिस्ट में हाँ ना के रूप में बच्चे के विशिष्ट कौशलों या आदतों का त्वरित मूल्यांकन किया जाता है। आपको हम बता देते हैं फिर से कि आपको इसके आंसर याद रखने हैं और आपको इसकी व्याख्या को भी ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं कि नहीं दो चरों के बीच गुणात्मक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रेटिंग स्केल क्या दर्शाता है? रेटिंग स्केल क्या दर्शाता है? केवल वाला हटा दो। ठीक है। लंबाई नहीं है। सही आंसर आपका किसी व्यवहार या कार्य की तीव्रता या गुणवत्ता का स्तर बताता है कि कौन सा कार्य उत्तम था, मध्यम था, सामान्य था। ठीक है। रेटिंग स्केल केवल कार्य की उपस्थिति नहीं बताता है बल्कि वह कार्य किस स्तर का है यह भी नापता है। ठीक है।
अब आपका 39वां क्वेश्चन है कि अधिगम असमर्थ बच्चों के मूल्यांकन के समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। उन्हें परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय और आवश्यकता अनुसार लेखक उपलब्ध कराना चाहिए। यही वाला बिल्कुल सही है। आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम भी होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में अगर बच्चे को कुछ आर पी डब्ल्यू डी जो एक्ट है उसके अनुसार अगर वो किसी प्रकार से अक्षम बालक है, किसी प्रकार से विकलांग बालक है, तो उसे स्क्राइब मिलता है और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है। समानता और न्याय के सिद्धांत के तहत अक्षम बच्चों को परीक्षा में अतिरिक्त समय या लेखक की सुविधा दी जाती है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया जाता है। केवल वाला ये डाल देंगे। ये संस्कृत छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विशिष्ट व्यवहारों का संचित विवरणात्मक रिकॉर्ड आपका रखा जाता है इसमें, ठीक है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में छात्र के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रियाओं और किसी विशेष घटना के समय उसके आचरण का विस्तृत विवरण होता है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी बच्चों के अधिगम की जांच करते समय रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है। रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है। यह मूल्यांकन के मानदंडों का एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है। ये वाला आपका सही है। केवल वाला हटा देंगे, केवल वाला हटा देंगे, ठीक है। सही आंसर आपका पहला है। रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, मूल्यांकन में। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है। ये पूछ लेता डायरेक्ट कि रूब्रिक्स होता क्या है। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है जो प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों के मानदंडों को स्पष्ट करती है, जिससे पक्षपात रहित मूल्यांकन होता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। केवल सत्र के अंत में नहीं, वर्ष में केवल एक बार, बोर्ड परीक्षा के समय नहीं, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर जो आकलन किया जाता है उसे ही हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन पाठ पढ़ाते समय लगातार होता है ताकि तुरंत प्रतिपुष्टि मिलकर सुधार किया जा सके, ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ के बीच में सुधार करना नहीं, ये तो आपका रचनात्मक आकलन हो गया था, ठीक है। बच्चों के खेल कौशल को जांचना नहीं, शिक्षक के वेतन का निर्धारण करना कैसे हो सकता है, तो गलत है। छात्र के समग्र प्रदर्शन का अंत में मूल्यांकन करना और श्रेणी या ग्रेड देना आपका योगात्मक आकलन होता है, ठीक है। 44वां ये देते हैं कि जो आपका योगात्मक आकलन है सत्रांत या वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा होती है, ठीक है, जो छात्र की कुल उपलब्धि का योग बताती है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक स्वयं मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग बच्चों में किस क्षमता के विकास के लिए करता है। दूसरों की कमी निकालने के लिए स्वयं मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग बता रहे हैं। तो दूसरों की कमी क्यों निकालेगा, स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है ना, तो ये तो आपका नहीं होगा। चोरी करने के लिए नहीं, शिक्षक का काम आसान करने के लिए नहीं, अपने स्वयं के अधिगम और प्रगति की समीक्षा या चिंतन करना ही आपका स्व मूल्यांकन होता है, ठीक है। 45वां कुछ देखते हैं। इसमें क्या लिखा है व्याख्या में। स्व मूल्यांकन से बच्चों में मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान और आत्म नियमन की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। तो आपका आता है 45वां क्वेश्चन कि सहपाठी मूल्यांकन का समावेशी कक्षा में क्या महत्व है। बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। बच्चे जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, ठीक है। ये सही है, लेकिन सहपाठी मूल्यांकन का नहीं होता है। यह पूरी तरह समय की बर्बादी नहीं, इसे शिक्षक का महत्व कम होता नहीं, बच्चों में आलोचनात्मक सोच और सहयोगात्मक अधिगम की भावना बढ़ती है सहपाठी मूल्यांकन से, ठीक है। जब बच्चे अपने साथियों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो वे उन मानदंडों को बेहतर समझते हैं और सामूहिक रूप से सीखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट।
कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा है, लुइस ब्रेल ने। ठीक है, लुइस ब्रेल कहाँ के थे पूछते हैं, फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल ने 1824 में ये इस लिपि का आविष्कार किया था, ये भी पूछते हैं। इसके लिए किया था, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किया था। ठीक है, और जो लुइस ब्रेल जो थे स्वयं दृष्टिबाधित थे। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि मूल ब्रेल लिपि में कुल कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? मूल ब्रेल लिपि में उभरे हुए कितने बिंदु होते हैं? 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु। तो सही आंसर आपका 6 बिंदु। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोजनों पर आधारित होती है, जिन्हें छू कर पढ़ा जाता है। ठीक, और आपका अंधेपन या पूर्ण दृष्टिबाधिता से पीड़ित बच्चों के लिए गणितीय गणनाओं हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अंधेपन या पूर्ण दृष्टिबाधिता से पीड़ित जो बच्चे हैं, उनकी गणितीय गणनाओं के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं? OSP का, या अबेकस का, या सैमपट का, या फिर चार्ट पेपर का? तो जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आपका अबेकस का, या फिर टेलर का फ्रेम। ठीक, अबेकस और टेलर फ्रेम स्पर्शनीय उपकरण है, मतलब हम इन्हें स्पर्श कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन स्पर्श तो कर सकते हैं। इनका उपयोग दृष्टिबाधित बच्चे गणितीय संक्रियाएं सीखने के लिए करते हैं। ठीक है, 49वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रयुक्त ओष्ठ वचन लिप रीडिंग विधि में क्या ध्यान रखा जाता है? शिक्षक को बोलते समय अपना चेहरा छुपा लेना चाहिए? नहीं भाई, चेहरा छुपा लेगा तो बच्चा आपके होठ कैसे देखेगा? शिक्षक को स्पष्ट रूप से, सामान्य गति से और बच्चे की ओर उन्मुख होकर बोलना चाहिए, ताकि बच्चा आपके होठ को पढ़ने की कोशिश करे और समझ पाए। ठीक है, तो लिप रीडिंग के लिए बच्चे का शिक्षक के होठों और चेहरों के भावों को स्पष्ट रूप से देखना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं हकलाने की समस्या से ग्रसित बच्चे सुधार के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? डांटना या चुप कराना? नहीं, कभी नहीं। डांटोगे तो वो और डिमोटिवेट हो जाएगा और वो और कम बोलेगा। ठीक है, उसे कक्षा से बाहर कर देना ये कोई इलाज नहीं है। उसे कभी ना बोलने देना, बिल्कुल नहीं। प्रवर्धित वाक, ठीक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच और धैर्यपूर्व बोलने का अभ्यास। बच्चा जब हकलाता है तो थोड़ा सा ये समझो कि ऐसा लगता है कि वो जल्दी बोलने की कोशिश करता है। ज़्यादातर हम तभी हकलाते हैं जब हमारे दिमाग में कई सारे विचार होते हैं और हम उन सभी विचारों को एक साथ प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब हम हकलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों से बोलो कि बच्चों को जो आपका बच्चा हकला रहा है उसको बोलो कि आराम से बोलो। ठीक है, और आराम से बोलो, और उसकी स्पीच थेरेपी आप घर पे करा सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर तो होते हैं। वाक थेरेपी या स्पीच थेरेपी और प्रवर्धित वाक अभ्यास से हकलाने की समस्या में काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। ठीक, अब आपका देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दें कि हम 500 MCQ सीरीज़ करा रहे हैं CDP की। ठीक है, CDP हम 500 MCQ सीरीज़ करा रहे हैं। इस सीरीज़ की विशेषता ये है कि हम यूपी टेट का जो सिलेबस था ऑफिशियल वाला बाल विकास था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये 500 MCQ सीरीज़ चल रही है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हर टॉपिक को छू कर उसका रिवीजन कराया जा रहा है आपको, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ की 500 वीडियो को ज़रूर देखें। हर वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 51वां क्वेश्चन से कि डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया पढ़ने में नहीं, लिखने में ठीक है, ये गणना करने में तो आपका डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है जिसमें बच्चा अक्षरों को सही आकार नहीं दे पाता और उसका हस्तलेखन अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो आपका दे दें डिस्कैल्कुलिया।
अधिगम अक्षमता संबंध किससे है? वो आपका गणितीय गणनाओं और संक्रियाओं को समझने में कठिनाई से है। ठीक है। डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों को अंकों को समझने, जोड़ने, घटाने और गणितीय तर्कों को याद रखने में समस्या होती है। 53 देखते हैं, गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? रटने की विधि? नहीं। दंडात्मक विधि? नहीं। संवर्धन या इनरिचमेंट और त्वरण एसिलरेशन कार्यक्रम कराने चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च बुद्धिलब्धि को संतुष्ट करने के लिए समृद्ध पाठचर्या और तीव्र गति से आगे बढ़ने के अवसर आवश्यक है। ठीक है। सृजनात्मक बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? वे हमेशा रटे रटाए उत्तर देते हैं? वो तो कभी नहीं। रटे रटाए उत्तर तो कभी नहीं दे सकते। उन्हें अपसारी चिंतन और मौलिकता पाई जाती है। ठीक है। यही सबसे मुख्य गुण होता है सृजनात्मक बच्चे का। ठीक है। सृजनात्मक बच्चे किसी भी समस्या का नया और लीक से हटकर समाधान ढूंढते हैं। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो। तो आते हैं 55वें क्वेश्चन पर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम ADHD बोलते हैं। ठीक है। ADHD की फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार पूछा। ADHD से पीड़ित बच्चे की शिक्षा वृद्धि क्या होनी चाहिए? उसे लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठाना रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए और शारीरिक रूप से सक्रिय रखना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। ठीक है। सबके सामने कभी नहीं डांटें उसे और होमवर्क तो नहीं देना। ठीक है। ADHD ग्रसित बच्चे एक जगह टिक नहीं पाते हैं। ठीक है। बैठ नहीं पाते आते हैं। उन्हें छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखकर उनकी ऊर्जा का सही उपयोग किया जाता है। 56वां देते हैं, स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म भी कहते हैं। स्वलीनता से पीड़ित बच्चे की क्या मुख्य पहचान है? वह बहुत तेज दौड़ता है? नहीं। वह गणित में बहुत तेज होता है? नहीं। वह ऊंचे सुनता है? नहीं। वह सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर कठिनाई महसूस करता है और बार बार एक ही व्यवहार दोहराता है? वो आपका होता है स्वलीनता पीड़ित बच्चा। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जो बच्चे की सामाजिक संबंध बनाने और बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है। पिरवट बाधित बच्चों के लिए क्यूड स्पीच का उपयोग किस प्रकार सहायक है? ठीक है। केवल वाला हटा दो। पैरों की? नहीं, ये भी नहीं। इसका उपयोग केवल, ये इसका सही आंसर है। यह देखने और सुनने के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हाथ के इशारों और होठों के हिलाने का संयोजन है। ठीक है। क्यूड स्पीच क्या है? आपको ध्यान रखना है। क्यूड स्पीच अक्षरों की ध्वनि को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करती है जिससे बच्चा होठों के मूवमेंट को बिल्कुल सटीक समझ सके। ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क घात या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चे के लिए किस प्रकार का शिक्षा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? केवल वाला ये हटा दो, ये भी हटा दो। सही है आपका बी आंसर। भौतिक चिकित्सा के साथ साथ तकनीकों और लचीले बैठने की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है। तो प्रमस्तिष्क घात मांसपेशियों के नियंत्रण को प्रभावित करता है, अतः थेरेपी और अनुकूलित बैठने की व्यवस्था इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके साथ ध्यान रखना चाहिए, पाठ को छोटे भागों में पढ़ाकर बार बार दोहराना चाहिए। यही इसका सही आंसर है। ठीक है। उन्हें बुद्धू नहीं कहना है, कभी क्लास से बाहर निकालना नहीं है। ठीक है। धीमी गति से शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को आत्मसात करने के लिए अधिक समय देना चाहिए और अभ्यास की आवश्यकता उन्हें होती है। ठीक है। संवेदी एकीकरण विधि किन बच्चों के लिए अत्यधिक लाभकारी है? केवल ये हटा दो। ठीक है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। आंसर आपका संवेदी प्रसंस्करण विकार, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए आपका
संवेदी एकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह विधि बच्चों की मस्तिष्क को विभिन्न संवेदी सूचनाओं जैसे स्पर्श, ध्वनि, प्रकाश को सही ढंग से व्यवस्थित और प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। यहाँ आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 61वें क्वेश्चन पर आते हैं। निर्देशन या गाइडेंस का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी को आदेश देना या नियंत्रित करना नहीं, व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान हेतु सही मार्ग दिखाना या सहायता प्रदान करना ही निर्देशन होता है। ठीक है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को समझने और सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श की प्रक्रिया में कम से कम कितने व्यक्ति का होना अनिवार्य है? केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज नहीं, कम से कम 10 व्यक्ति, 2 व्यक्ति। परामर्श काउंसलिंग में केवल 2 व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता होता है, एक परामर्शग्राही होता है। ठीक है, परामर्श जो हमेशा आमने सामने का द्विमुखी संबंध होता है, जिसमें एक परामर्शदाता होता है, दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला होता है। ठीक, अब आते हैं 63वें क्वेश्चन पर। निर्देशन और परामर्श में मुख्य अंतर क्या है? यह निर्देशन केवल बड़ों के लिए होता है, गलत, ये भी गलत, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर है। निर्देशन जो है व्यापक होता है और सामान्य निर्देशन होता है, जबकि परामर्श गहन, व्यक्तिगत और समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, निर्देशन जो है सामूहिक भी हो सकता है, परंतु परामर्श अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत और गोपनीय होता है, जो किसी विशिष्ट समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, उस स्कूली स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बच्चों को सही विषयों, पाठ्यक्रमों और अपनी रुचि के अनुकूल पढ़ाई चुनने में मदद करना आपका शैक्षिक निर्देशन होता है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन छात्र को उसकी शैक्षिक यात्रा को सुगम और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायता करता है। ठीक है, 65वें क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य कार्य क्या है? योग्यता और रुचि के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय या करियर चुनने में सहायता करना आपका व्यावसायिक निर्देशन होता है। ठीक है, घरेलू झगड़े में इसका कोई रोल नहीं होता, सरकारी नौकरी के फॉर्म भरवाने से कोई संबंध नहीं है, मुफ्त में सामान बांटने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह छात्रों को अपनी योग्यता के अनुरूप सही करियर विकल्प चुनने और व्यावसायिक जीवन में समायोजित होने में मदद करता है। ठीक है, 66वां क्वेश्चन देखते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? केवल वाला ये हटा देंगे, केवल वाला ये हटा देंगे, ये कक्षा 10 हटाओ। सबसे अच्छा ऑप्शन है यह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है निर्देशन। ठीक है, 67वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर, बचपन में, युवावस्था पर, बुढ़ापा में निर्णय लेने के लिए किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। ठीक, 67वां क्वेश्चन देखते हैं कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजने के योग्य बनाना। ठीक, यही आपका परामर्श का होता है। ठीक है, यह आत्मनिर्देशन की क्षमता विकसित करना, ये आपका परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, एक अच्छा परामर्शदाता कभी रेडीमेड समाधान नहीं देता, बल्कि छात्र में जो अंतर्दृष्टि विकसित करता है, ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श के जनक कौन माने जाते हैं? कार्ल रोजर्स, E.G. विलियमसन, F.T. थॉर्न या फिर सिगमंड फ्रायड। तो आपके निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता मुख्य भूमिका में होता है। ठीक है, वह समस्या का विश्लेषण कर स्वयं समाधान सुझाता है, इसे शिक्षक केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। तो आपका निर्देशात्मक परामर्श जो है, इसके जनक जो है वो माने जाते हैं E.G. विलियमसन। ठीक है, ध्यान रखें। 69वां क्वेश्चन देखते हैं, गैर निर्देशात्मक परामर्श के प्रतिपादक कौन? ठीक है, आपका ऊपर हो गया था निर्देशात्मक परामर्श E.G. विलियमसन। अब हम पूछ रहे हैं गैर निर्देशात्मक परामर्श के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर आपका कार्ल रोजर्स। गैर निर्देशात्मक परामर्शग्राही केंद्रित होता है, जहाँ परामर्शदाता केवल एक सहायक श्रोता होता है। ठीक है,
परामर्शदाता जो है केवल एक सहायक स्रोत होता है, छात्र स्वयं अपनी समस्या समझता है। ठीक है। और आपका समेकित या अनुगामी परामर्श का क्या अर्थ है? एक एक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या होती है? केवल डांटना नहीं, बिना किसी गलत निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों बुद्धियों का आवश्यकता अनुसार संतुलित मिश्रण आपका समेकित या अनुगामी परामर्श होता है। ठीक है। FC थॉर्न द्वारा प्रतिपादित इस परामर्श में परिस्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त तकनीक का चयन किया जाता है। ठीक है। जो आपका समेकित परामर्श है उसे किसने दिया था? FC थॉर्न ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखें। 71वां क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में बच्चों के समायोजन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा परामर्श उपयोगी है? व्यावसायिक परामर्श नहीं, व्यक्तिगत और संवेगात्मक परामर्श का सही आंसर होगा। ठीक है। बच्चे अक्सर संवेगात्मक उथल-पुथल या सहपाठियों के साथ तालमेल न बैठने के कारण तनाव में होते हैं, जहां व्यक्तिगत परामर्श अत्यंत प्रभावी होता है। परामर्श की साक्षात्कार विधि का क्या लाभ है? केवल वाला ये हटा दो। इसमें आमने-सामने बैठकर विचारों और आंतरिक भावनाओं का गहरा आदान-प्रदान संभव हो पाता है। ठीक है। कि जो आपका साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू विधि, इस साक्षात्कार विधि से परामर्शदाता के हाव-भाव और अशाब्दिक संकेतों को भी समझ पाता है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी स्कूल में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता क्यों है? एक समावेशी स्कूल में निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता क्यों है? विशेष और सामान्य बच्चों के बीच दूरी को बांटने और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए, यही आपका सही आंसर है 73 का। विविधतापूर्ण कक्षा में बच्चों में हीन भावना या श्रेष्ठ भावना की आ सकती है, जिसे परामर्श द्वारा संतुलित किया जा सकता है। तो सही आंसर आपका होगा ये। आपको ये PDF कहाँ मिलेगी? वो आपके यहाँ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। अनुवर्ती सेवा फॉलोअप सर्विस का निर्देशन में क्या महत्व है? निर्देशन देने के बाद यह जांचना कि छात्र को उससे कितना लाभ हुआ और उसका वर्तमान समायोजन कैसा है, वो आपका अनुवर्ती सेवा होती है। ठीक है। अनुवर्ती सेवा के बिना निर्देशन की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इससे मार्गदर्शन की प्रभावशीलता का पता चलता है। 75वां क्वेश्चन देखते हैं कि परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होना चाहिए? सीधे समाधान बता देना नहीं, परामर्शग्राही के साथ तालमेल बैठाना और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना आपका पहली स्टेप है। ठीक है। जब तक छात्र और परामर्शदाता के बीच विश्वास का संबंध स्थापित नहीं होता, छात्र अपनी गुप्त बातें या वास्तविक समस्या साझा नहीं करता। ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ है? समीक्षा क्वेश्चन है क्लास फर्स्ट हमारी जो थी CDP थ्योरी सीरीज की, उसमें हमने इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला आपकी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की एकमात्र राजकीय मनोविज्ञान शाला प्रयागराज में स्थित है, जिसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर हुई थी 1947 में। तो सिंपल पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो मनोविज्ञान शाला उसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी या किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। 77 का क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रयागराज में जो मनोविज्ञान शाला इसकी स्थापना किस समिति की संस्कृति पर हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्कृति पर हुई थी, 1947 में हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना था। 78वां क्वेश्चन देखते हैं कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है, मंडल स्तर पर
जिला स्तरीय स्कूल के बच्चों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण, निर्देशन और परामर्श देना ये आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य होता है। यह राज्य मनोविज्ञान शाला जो प्रयागराज में थी के विकेंद्रीकृत रूप में हर मंडल पर कार्य करता है ताकि स्थानीय स्तर तक सहायता मिल सके। 79वां क्वेश्चन देखते हैं कि परामर्श में जिला चिकित्सालय की क्या भूमिका होती है। इसकी भूमिका होती है बच्चों को शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक क्षमताओं का डॉक्टरी परीक्षण करना और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना आपका जिला चिकित्सालय की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। समावेशी शिक्षा के तहत मिलने वाले लाभों के लिए प्राधिकृत जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा दिव्यांगता के प्रमाणीकरण आवश्यक है। ठीक है। अब आप कि डाइट जो आपकी डाइट होती है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत प्रशिक्षित डाइट मेंटर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो उसका प्राथमिक कार्य होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को समावेशी शिक्षा हेतु ऑन साइट एकेडमिक सहायता और प्रशिक्षण देना। ठीक है। जो आपका डाइट मेंटर है वो समय समय पर स्कूल का जो दौरा करता है और शिक्षकों को शिक्षण तकनीकों और समावेशी रणनीतियों के प्रति प्रशिक्षित करता है। ठीक। आते 81वें क्वेश्चन पर कि विद्यालयों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र इसका मुख्य ध्येय ये सुनिश्चित करना कि स्कूलों में समावेशी शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिल रहा है या नहीं। ठीक है। निरीक्षण तंत्र का सकारात्मक उद्देश्य कमियों की पहचान कर प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार करना है। 82वें क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय की समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां जिसे SMC कहते हैं का समावेशन में क्या योगदान है। यह स्थानीय स्तर पर 100% नामांकन सुनिश्चित करने और अभिभावकों को जागरूक करने में मदद करती है। ठीक है। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल प्रबंधन समिति SMC में अभिभावक और समुदाय के लोग होते हैं जो वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल लाने में सेतु का कार्य करते हैं। 83वां क्वेश्चन देखते हैं कि गैर सरकारी संगठन NGO जो होते हैं समावेशी शिक्षा में किस प्रकार सहयोग करते हैं। वे दिव्यांग बच्चों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण, जागरूकता शिविर और विशेष सहायता सामग्री निःशुल्क और रियायती दरों पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। अनेक गैर सरकारी संस्थाएं जमीनी स्तर पर काम करके समावेशी शिक्षा के अधिकार को लागू करने में सरकार की मदद करती हैं। अब देखते हैं मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में थी द्वारा मुख्य रूप से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी पत्रिका मनोविज्ञान पत्रिका और विभिन्न निर्देशन पत्रिकाएं। यह संस्थान शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट शोध और पत्रिकाएं प्रकाशित करती है। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है कि आपका SMC का पूर्ण रूप क्या है जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। SMC का अर्थ होता है विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें 75% सदस्य बच्चों के माता पिता होते हैं। ठीक है। जिला स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की शिक्षा की निगरानी करने वाला मुख्य समन्वयक कौन होता है। वो होता है आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तर पर विशेष समन्वयक नियुक्त होते हैं जो CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों की शिक्षा का देखरेख करते हैं। ठीक है। 87वां क्वेश्चन है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों पर नियुक्त मुख्य अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। वो आपके होते हैं मंडलीय मनोविज्ञान वेत्ता या प्रवक्ता।
ये अधिकारी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या विशिष्ट योग्यता प्राप्त करते हैं जो बच्चों का प्रशिक्षण करते हैं। 88वां क्वेश्चन देखते हैं कि ठीक है, 88 आपका निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बच्चों में मानसिक विकारों या गंभीर अवसाद के निदान के लिए तकनीकी सहायता देता है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा राज्य मनोविज्ञान शाला एवं संबद्ध मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मनोविज्ञान शाला और मानसिक मनोचिकित्सक की विशेषज्ञ सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समुदाय को समावेशी शिक्षा से जोड़ने के सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है समाज में दिव्यांग बच्चों के लिए प्रति संवेदनशीलता और स्वीकार्यता बढ़ती है। ठीक है, जब समुदाय समावेशन का स्वीकार करता है तो दिव्यांग बच्चों को स्कूल के बाहर भी सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलता है। ठीक है, अब आपका डाइट की फुल फॉर्म कई बार पूछ गई है। ठीक है, ध्यान रखें, डाइट का हिंदी नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो प्रत्येक जिले में होती है और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की शीर्ष संस्था है। तो उसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 91वें क्वेश्चन है कि बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो मार्गदर्शन और परामर्श से बच्चे के मन का डर, कुंठा और तनाव दूर होता है, जिससे उसकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो आपका किशोर अवस्था के छात्रों के लिए निर्देशन क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? किशोर अवस्था के छात्रों के लिए निर्देशन क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? किशोर अवस्था के छात्रों के लिए निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक, क्योंकि इस अवस्था में तीव्र शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इससे भ्रम और तनाव की स्थिति बनती है। ठीक है, स्टेनली हॉल ने किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इस समय सही निर्देशन न मिलने पर बच्चे भटक सकते हैं। हमने किशोर अवस्था की अलग से आपकी क्लास डाली है अपने चैनल पर, जहाँ हमने किशोर अवस्था के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आपका 53वां क्वेश्चन कि यदि कोई छात्र लगातार कक्षा में अनुपस्थित रह रहा है तो एक शिक्षक को परामर्शदाता के रूप में क्या करना चाहिए? क्या उसका नाम तुरंत काटना देना चाहिए? नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। उस पर ध्यान बंद करना चाहिए? नहीं। छात्र और उसके अभिभावकों से संपर्क कर अनुपस्थिति के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो समस्या के मूल कारणों को जानकर ही उसका उचित समाधान निकाला जा सकता है, जो परामर्श का मूल आधार है। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, ये परामर्श के माध्यम से बच्चों में किस गुण का सर्वाधिक विकास होता है? हीन भावना का, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का, आक्रामकता का या फिर निर्भरता का? परामर्श बच्चे को खुद को स्वीकार करने और जीवन की चुनौतियों को डटकर सामना करने का संबल देता है। ठीक है, तो आते हैं 95वें क्वेश्चन, बस लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हमारे। परीक्षा के समय होने वाले तनाव को कम करने के लिए विद्यालय में किसका आयोजन किया जाना चाहिए? समय पर तनाव प्रबंधन और करियर निर्देशन सत्र का करना चाहिए। ठीक है, विशेषज्ञों या स्कूल काउंसलर द्वारा आयोजित सत्रों से बच्चों को परीक्षा के तनाव से निपटने की रणनीतियाँ सीखने को मिलती हैं। 96वां क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN में निर्देशन की किस भावना को समाप्त करने में सहायक होती है? क्या है क्वेश्चन? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं इनमें निर्देशन जो है किस भावना को समाप्त करने में सहायक होता है? हीन भावना और निराशा को समाप्त करने में सहायक होता है। दिव्यांग बच्चे अक्सर स्वयं को दूसरे से कमतर समझने लगते हैं।
उचित निर्देशन उन्हें एहसास कराता है कि वे भी समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। 97 में क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में निर्देशन का केंद्र बिंदु कौन होता है? सिंपल सा है, बालक होता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में संपूर्ण प्रक्रिया बालक के चारों ओर घूमती है। निर्देशन भी बालक की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही होना चाहिए। 98 में क्वेश्चन है कि अपचारी बालक अपचारी जो बालक होते हैं, अपचारी बालकों की सुधार के लिए कौन सी सेवा सबसे अनिवार्य है? उन्हें जेल भेज देना? नहीं। सघन मनोवैज्ञानिक निर्देशन और व्यवहारिक परामर्श सेवा देना। ठीक है, ये आपके लिए सही होगा। औपचारिक बालक किसी न किसी मानसिक या सामाजिक विकृति के कारण अपराध की ओर बढ़ते हैं। परामर्श उनके व्यवहार परिमार्जन में सहायक होता है। 99 क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में सहपाठियों द्वारा चिढ़ाए जाने के कारण एक अंतर्मुखी बच्चा अवसाद में है। ठीक है, शिक्षक को उसे किस प्रकार परामर्श देना चाहिए? उसे चुपचाप सहने के लिए कहना चाहिए? नहीं। चिढ़ाने वाले बच्चों के साथ मिलकर हंसना चाहिए? नहीं। बच्चों को स्कूल बदलने की सलाह देनी चाहिए? नहीं। एकांत में प्रेम पूर्वक बच्चे से बातचीत करना चाहिए, उसका विश्वास जीतना चाहिए और पूरी कक्षा को संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को पीड़ित बच्चे की मानसिक संबल देना चाहिए और कक्षा के सामाजिक वातावरण को सकारात्मक बनाना चाहिए। ठीक है, तो 100वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के पठार को दूर करने में निर्देशन की क्या भूमिका है? तो ये है जो है, यह बच्चे के सीखने की विधियों में बदलाव करते हैं, प्रेरणा और अनुकूल वातावरण देकर पठार को समाप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, जब सीखने की गति रुक जाती है तो उसे पठार कहते हैं। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से बच्चा पुनः उत्साह के साथ सीखने लगता है। तो यहाँ पर हमारे CDP की 500 MCQ वाली जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने आपको अभी तक 300 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 300 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन क्वेश्चन को हल्के में न लें। तो और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।